ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं आपकी टर्म एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। तो इसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को जो क्लासरूम्स में या होमवर्क्स मिलते रहे हैं वो मैंने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से लिए हैं, तो हमने एक किस्म की रिवीजन सी करनी है इसकी कि जी जो आप लोगों को क्लासरूम में जो चैप्टर 1 से 5 तक के जो आप लोगों को क्लास वर्क और होमवर्क से थे उसकी मैंने कहा कि क्योंकि आपके उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में कि आपको चैप्टर 1 से 5 तक के जो आपको होमवर्क्स मिले हैं उसमें वो वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों की कवर की हैं, मगर थोड़ा सा हम इसको यानी जैसे हमने कहा था कि 3 हिस्सों में मैं तकसीम करूँगा। एक पहले हिस्से में मैंने आपको थोड़ा सा ग्रामर का बताया था, अभी हम थोड़ा सा इसका जो आप लोगों की बुक का है वो चीज़ें हम करते जाते हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर 1 था फैमिली सर्कल्स, उसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पूछ भी सकता है कि फैमिली ट्री एक बनाने को आपको कह सकता है और आपको कह सकता है कि जी FAMILY फैमिली का क्या मतलब है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये ट्री एक सिंपल सा आप बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा ट्री बना के आपने ये लिखना है F फॉर फादर, A for or and father, and M for mother, I for I, and L for love, Y for you, फादर एंड मदर आई लव यू। सो फैमिली का मतलब कितना प्यारा आपकी जो है ना ये समरी आ गई। आपने फैमिली वाला चैप्टर जो पढ़ा था ना फैमिली सर्कल्स में कि FAMILY फैमिली से क्या कोई बंदा पूछे आपसे तो आप ये सब लिख सकते हैं F फॉर फादर, A से एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव एंड Y फॉर यू, फादर एंड मदर आई लव यू। ठीक है, ये दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ये आप लोग कर सकते हैं इसमें। अब हम आ जाते हैं फैमिली सर्कल्स का एक और जो है आप लोगों का कि वर्ड्स और मीनिंग्स जो है ना इनकी देखते हैं। गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल का क्या मतलब है? हैव गुड रिलेशंस, ठीक है। फिर है टेल्स मी ऑफ, गेट्स एंग्री, इसके मीनिंग क्या है? गेट्स एंग्री। इफ समबडी आप कहते हैं कि टेल्स मी ऑफ, इसका मतलब है ही गेट्स एंग्री। टेक आफ्टर का मतलब क्या है? कि लुक लाइक समथिंग, यानी आपकी कोई आदत हो, आपकी कोई इस तरह की चीज़ हो जो आपके फादर या दादा या किसी से और से मिलती हो, तो आप क्या कहेंगे कि ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, या आई टेक आफ्टर माई फादर बिकॉज ऑफ माई हाइट, या बिकॉज ऑफ माई लुक्स, या बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, देर कैन सो मैनी थिंग्स। ग्रो अप का मतलब क्या होता है? टू बिकम बिग एंड टॉल, यानी आप ग्रोइंग अप, इफ़ यू आर ग्रोइंग अप दैट मीन्स यू आर बिकमिंग बिग एंड टॉल। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर। ये याद रखने हैं आपने अल्फाज जो है, ताकि ये आपको अगर पूछे जाएँ वर्ड्स मीनिंग या इनके सेंटेंसेस बनाने तो आपके लिए आसानी हो जाए। फिर आ जाता, फिर फैमिली सर्कल्स में एक और टॉपिक आपका था, क्वेश्चन क्या था? राइट 3 सेंटेंसेज अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। A. My mother. My mother is very loving and caring. She cooks food for the entire family. She teaches me good manners and moral values. फिर आ जाता my father. My father is a very hard working person. He takes care of our entire family and he takes us to different places on weekends. फिर आगे माई सिस्टर इज़ वेरी हेल्पफुल, शी हेल्प्स आवर मदर इन द किचन, शी हेल्प्स मी इन माई होमवर्क। देखिए अभी हमने आपको सिर्फ कहा गया था एक का, तो मैंने कहा ऐसे 2-3 का लिखवा देता हूँ आपको। सिर्फ लिखना था आपने कि आपकी किसी फैमिली मेम्बर के बारे में, माई मदर, फादर या सिस्टर, मैंने तीनों का लिख दिया। आपको जो जिसका भी याद रह जाए, ये 3 चीज़ें हैं आप लोगों से अगर पूछी जा सकती हैं इसमें। फैमिली सर्कल्स वाले चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि राइट 3 लाइन्स अबाउट योर मदर या फादर या किसी एक मेंबर के बारे में। तो आपको मैंने 3 का एग्जांपल दे दी है, मदर की, फादर की और सिस्टर की। ठीक है, मदर मदर में हमने लिख दिया मदर इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, शी कुक्स फूड फॉर द एंटायर फैमिली, एंड थर्ड इज़ शी टीचेज मी गुड मैनर्स एंड गुड मॉरल वैल्यूज़। माई फादर में माई फादर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ही टेक्स केयर ऑफ एंटायर फैमिली एंड ही टेक्स अस टू डिफरेंट प्लेसेज ऑन वीकेंड्स। माई सिस्टर में हमने लिख दिया कि माई सिस्टर इज़ वेरी हेल्पफुल, she helps our mother in the kitchen and she helps me in my homework.
अभी आपके एक और भी टॉपिक था ग्लोबल चिल्ड्रन। ग्लोबल चिल्ड्रन में भी आपको बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वेयर डज जर्मिया लिव? जर्मिया लिव्स इन नैरोबी। एंड फिर क्वेश्चन था कि हु डज ही लिव विद? तो आंसर था जर्मिया लिव्स विद हिज सिस्टर, आंट, ग्रैंड माँ एंड हिज कज़न। हाउ डज he help at home? He always helps his family members. He always goes to fetch the clean water from the tap. And ये अगला क्वेश्चन था, what are his favorite subjects? His favorite subjects are science and English. What are his hobbies? आंसर था he likes to read books, learn new things, playing football and helping his family. अच्छा, ये देखें, इसमें एक बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि अगर आप इसको दोबारा से इस पैराग्राफ को पढ़ के ग्लोबल चिल्ड्रन वाला जर्मिया के बारे में, आपको मोस्ट लाइकली कोई एक पैराग्राफ आ सकता है, अनसीन पैराग्राफ, उसको देख के आप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपने उसके आंसर देने होते हैं। तो ये एक आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है जर्मिया के बारे में। ये 3 आपके थे इसमें, है ना, इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से फिर कर सकते हैं कि अगर आप पैराग्राफ को पढ़ के उनमें से दिए गए क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स आप बड़ी इजीली दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली पढ़ा करें पैराग्राफ को तो आंसर्स बड़े इजीली दिए हुए होते हैं। थोड़ा सा आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस लिखने की होगी। आप अभी इस वक्त तो अभी जो कुछ है कम से कम आप रिवीजन करते जाएं। जो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये रिवीजन कर लें तो इसमें से काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए एडवांटेज हो जाएगा कि जी ये आप रिवीजन कर रहे हैं तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि हमारी इस वीडियो को अब अगरचे आपको आता भी हो तो आप इसको दोबारा देखें। कई स्पेलिंग्स आपको दोबारा जो है ना आपको करेक्शन की हो जाएगी, कई स्पेलिंग्स याद रह जाएंगे। ये इस वीडियो को अगर गौर से आपने बड़े आराम से बैठ के देख लिया तो आपको काफ़ी हद तक रिवीजन हो जाएगी आपकी। ये मैंने कोशिश की है कि पहले इस पार्ट में आपको आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो जाए, जो है ना। फिर बाकी हम इंशाल्लाह एक और वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें एक ओवरऑल सी भी होगी, मगर इस वीडियो को आपने डिटेल में देखना है ताकि आपके पहले 5 चैप्टर्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। ये इस वीडियो को देखने के बाद उसकी जो एक्सरसाइजें दी हुई हैं उनमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये पैटर्न जो है आपके लिए बड़ा आसानी हो जाएगा कि लाइकली इनमें चैप्टर 5 में से इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जा सकती हैं ना चीज़ें। आपसे कोई आपको पैसेज दिया जा सकता है कि जी आप इस पैसेज में से क्वेश्चंस पढ़ के तो उनका जवाब दें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन। देखें, ये आपको मैं इसकी वर्कबुक भी अपलोड करूँगा, एक बच्चे की मुझे मिली है कि जिसने बड़ी अच्छी की हुई है, वो भी अपलोड करूँगा स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन का। अभी हम जो है ना स्पोर्ट्स में देखते हैं कि कोई स्पोर्ट्स होते हैं उनमें उनको खेलने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए प्लेइंग क्रिकेट होता है, फुटबॉल प्लेइंग फुटबॉल। कई ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके लिए प्लेइंग नहीं होता, वो अल्फाज भी हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स है और वर्ब्स हैं इनकी, यानी स्पोर्ट्स के लिए कौन से वर्ब्स यूज़ होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए क्या वर्ब यूज़ होता है, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, स्विमिंग के लिए क्या है, गो स्विमिंग, यानी यू गो फॉर स्विमिंग। ठीक है, यू डोंट से कि आई प्ले स्विमिंग, यू से कि आई गो फॉर स्विमिंग। रिदमिक जिमनास्टिक जो है, रिदमिक जिमनास्टिक जो है इसका क्या होता है कि यू डू रिदमिक जिमनास्टिक, यू डू द रिदमिक जिमनास्टिक। यू नेवर से कि यू गो फॉर रिदमिक जिमनास्टिक, और यू नेवर से कि मैं आई प्ले रिदमिक जिमनास्टिक, यू से आई डू रिदमिक जिमनास्टिक। फिर एक क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, प्ले। ठीक है, फिर स्केट बोटिंग के लिए क्या होता है, गो, आई गो स्केट बोटिंग, आई गो फॉर स्केट बोटिंग। ड्राइविंग के लिए क्या होता है, गो, आई गो फॉर ड्राइविंग, यू नेवर से आई प्ले ड्राइविंग, आई गो ड्राइविंग। ठीक है, यू ऑलवेज से यू गो फॉर ड्राइविंग। टेनिस के लिए क्या है, प्ले, यानी टेनिस के लिए वर्ब का यूज़ होता है, प्ले। टेनिस के लिए वर्ब्स कौन सा यूज़ होता है, प्ले, यानी यू प्ले टेनिस। फिर आ जाता है जूडो के लिए क्या होता है, यू डोंट से कि यू प्ले जूडो, यू से यू डू जूडो। ठीक है, ओके, समझ आ रही है ना आपको। यानी आपने अपनी स्पोर्ट्स देखे हैं और उनके लिए जो मुतलका वर्ब हैं, जो वर्ब उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी फुटबॉल के लिए प्ले होता है तो स्विमिंग के लिए गो होता है, रिदमिक जिमनास्टिक के लिए डू होता है,
क्रिकेट के लिए प्ले होता है। ये मैं आपको, आपने पढ़े हुए हैं, ये सिर्फ आपकी रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपके लिए पेपर में आसानी हो जाए। और इंशाल्लाह अगर आप ये थोड़ा सा वीडियो को आखिर तक देखते रहें प्लीज़, वरना आप बहुत सी चीज़ें मिस करने का चांस है। आप जो है ना इनको देखेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं, कुछ ऐसी जो की हुई हैं क्लास में या होमवर्क में की हुई हैं, और कुछ मैंने तो बीच में ऐड भी की हैं, तो उसके लिए आपको लेके आसानी हो जाएगी। आ जाते हैं अभी फैमिली सर्कल्स में मेक सेंटेंसेस वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आ जाते हैं कि वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस हैं। मसलन एक वर्ड है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद का क्या, लेट्स दे ना, इसके मैंने दो जुमले बनाए हैं, लेट्स स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड गेट ऑन विद, लेट्स स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड गेट ऑन विद दिस वर्क। यानी भाई काम करना हम शुरू करते हैं भाई, गेट ऑन विद का मतलब शुरू करें। डू यू गेट ऑन विद योर फ्रेंड्स, इसका एक और भी तरीका होता है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ आपका अच्छा ताल्लुक है, ठीक है। ये दो मैनों में इस्तेमाल होता है, गेट ऑन विद स्टार्ट करने को, और यह है कि किसी के साथ ताल्लुकात में भी, ठीक है। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, आई टेक आफ्टर माई फादर इन वर्किंग हार्ड। यानी आपकी अगर आदत है कि हार्ड वर्किंग की, जैसे कि आपके फादर की भी आदत थी, तो आप कहेंगे कि आई टेक आफ्टर माई फादर इन वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब आते हैं टेल ऑफ। टेल ऑफ का मतलब होता है झड़कने का, या सख्ती से किसी बंदे को किसी सख्ती से किसी चीज़ से रोकने का। तो चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव टू बीइंग टोल्ड ऑफ। यानी बच्चे जो है उनको बहुत बुरा लगता है कि उनको अगर बॉस झड़का जाए, ठीक है। द टीचर टोल्ड मी ऑफ फॉर स्वेयरिंग। यानी किसी बच्चे ने अगर कोई शाउट कर रहा था या बदतमीज़ी कर रहा था या गंदी बातें कर रहा था, तो उसकी टीचर कहती हैं, शी टेल्स हिम ऑफ। ये इसका ये जुमला बनेगा, टीचर टोल्ड मी ऑफ फॉर स्वेयरिंग, ठीक है जी। अब हम आते हैं ग्रो अप। ग्रो अप का क्या होगा, इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू ग्रो अप। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का क्या जुमला हो सकता है जी, कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स एंड वन मस्ट लुक आफ्टर द पुअर सर्वेंट्स, ठीक है जी। ये दो जुमले मैंने बनाए, आप कोई सा एक बना सकते हैं। देखिए ये अल्फाज अगर आपको आ जाएं, गेट ऑन विद, टेक आफ्टर, टेल ऑफ, ग्रो अप, लुक आफ्टर, इनके सेंटेंसेस जो है ना आप ये वाले इनमें से कुछ भी बना सकते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे मुझे यकीन है कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें की हुई हैं, मगर ये आपकी रिवीन हो जाएगी। अब हम आते हैं जी प्लानिंग अ स्टोरी में। इसमें प्लानिंग अ स्टोरी टॉपिक जो है हमारा प्लानिंग अ स्टोरी था। इसमें हम देखते हैं कि जी क्या हो सकता है। ये इनफेक्ट आप परेशान नहीं हुए, रिवाइज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, कहीं किसी न किसी तरीके से आपने पढ़ी हुई हैं, ये सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। आपका काम है चुप करके आराम से सुनते जाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मगर शर्त यह है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें और आखिर तक सुनते रहें, ठीक है। अगर परेशानी हो तो दोबारा एक दफ़ा देख लें इस वीडियो को, मगर पूरी वीडियो को तरतीब से देखें ताकि आपको पूरा जहन में रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने की हैं क्लास में या होमवर्क किया है, वो आपका जो है ना उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी टर्म पेपर को सॉल्व करने की। आ जाते हैं वेयर इज़ द स्टोरी सेट, ठीक है। प्लानिंग एक स्टोरी, एक जो टॉपिक था आपका उसमें एक स्टोरी थी, तो कहते हैं कि ये स्टोरी कहाँ पर बनी हुई है जी, कहते हैं स्टोरी सेट इन अ स्कूल। ये फिर क्वेश्चन था हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ये है ज़िया, डाडा एंड ज़ियाज़ फ्रेंड्स आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। याद है ना आपको कि जी उसमें जिसमें वो बच्चा जो है बड़ी मेहनत करता है और फिर उसको ट्रॉफ़ी नहीं मिल रही होती है, और फिर उसके बाद वो कहता है कि जी ट्रॉफ़ी मेरे ना मिले, मैं जो है ना मेहनत करूँगा, और वो जीत जाता है, ठीक है। फिर व्हाट प्रॉब्लम्स डज ज़िया हैव। द प्रॉब्लम इज़ दैट ज़िया कांट सी हिज डाडाज ट्रॉफ़ी। फिर हाउ डज ही सॉल्व द प्रॉब्लम। He assured himself that he would do with or without the trophy, ठीक है। वो उसने अपने आप को यकीन दिला दिया कि भाई मैं ट्रॉफी मिले न मिले मैं ये जीतूंगा ही जीतूंगा, ठीक है। What happens in the end, एंड पे क्या होता है, ज़िया वन द टूर्नामेंट, ज़िया जो है टूर्नामेंट जीत जाता है। ये एक स्टोरी थी, उसके बारे में कुछ कहानियाँ थी। देखें जो आपको पैराग्राफ राइटिंग भी आ सकती है, पैराग्राफ में से क्वेश्चंस पूछने भी आ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो ये मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए ना। आपको नॉर्मली स्कूलों में कराया हुआ होगा आपने, हो सकता है होमवर्क में भी ये किए हो, मगर सिर्फ ये रिवीजन है। ये रिवीजन से क्या होगा, आपके जहन में रह जाएगा। प्लीज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनना है। अब आ जाते हैं मेकिंग सेंटेंसेस प्लानिंग स्टोरी में जो है, मिसाल के तौर पर वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हैं, वर्ड्स कौन से हैं, कंपटीशन। कंपटीशन का क्या सेंटेंस आप बना सकते हैं, वी हैड ए वेरी टफ कंपटीशन इन द मैच, ठीक है जी। फिर आ गया जी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है।
नोबडी शुड बी ओवर कॉन्फिडेंट, इसका एक सेंटेंस ये बन रहा है कि वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। फिर एक आता है जी, और एक और आ सकता है कि ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड विन द मैच। ठीक है, इसके दो हो सकते हैं ना, एक ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है और एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात भी है मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। सो हम कहते हैं वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। और हम सेंटेंस ये बना सकते हैं ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड विन दी मैच। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी डिज़र्व इट। डिज़र्व इट अब क्या है जी, इसके क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं। यू वर्कड हार्ड सो यू डिज़र्व टू विन। ठीक है, आपने मेहनत की थी तो आपको, आपकी ये हक था कि आप जीत जाते। ठीक है। गैस्प, गैस्प का मतलब क्या होता है कि मायूसी से या परेशानी से या हैरानगी से अगर आप करते हैं ना जब, तो इसको कहते हैं गैस्प करना। इस गैस्प का क्या सेंटेंस हो सकता है, शी गैस्प इन सरप्राइज। जैसे उस स्टोरी में भी ना वो ज़ियाद जो है गैस्प करता है सरप्राइज में। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। शाबाश, आपने साथ रहना है, इनको फ़िक्रों को देखते रहना गौर से, जैसे हमने हल किए आपके लिए फिर आसानी होती जाएगी इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं, टॉपिक हमारा था अगला सीकर्स। टॉपिक कौन सा था, सीकर्स। सीकर्स में हमारे पास एक वो जो स्टोरी थी जिसमें वो जो है ना दो बच्चों को सेलेक्ट करके भेजा जाता है, वो किंगडम वाली, रबात वाली किंगडम वाली, ये वो स्टोरी है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये वाला वैसे दिया हुआ नहीं है बुक में, मगर ये क्वेश्चन एक है कि जी व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द चिल्ड्रन। तो इसका जवाब ये बनता है आई थिंक द चिल्ड्रन सर्वाइव्ड। ठीक है जी। फिर हम अभी बुक वाले क्वेश्चन ये वाले हैं कि व्हाट हैपन टू द किंगडम ऑफ रबात। ठीक है, रबान। लॉन्ग ago a wicked tribe called Dijans captured the peaceful kingdom of Ravan. ठीक है, what was special about the stones? The special thing about stones was they had they had magical powers to save the kingdom. Who were the guardians, do you think? The elders of the kingdom were the elders and were the guardians and the wise men. ठीक है जी। What did the guardians do every year? They chose a new candidate. फिर उसके बाद है Who did किहान chose to help him? किहान ने उसको परमिशन मिली कि जी आप जाने के लिए दो साथ अपने बंदे ले जा सकते हैं, तो उसने एक अपना बेस्ट फ्रेंड और साथ एक उसका एक और लड़का भी चुना था। तो देखते हैं कौन से थे। ही चोज हिज गुड फ्रेंड बेरियल एंड अनदर बॉय होराफ। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ की। हम जो है ना हम डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, टेंस की, मुख्तलिफ टेंसेस की फॉर्म्स देखते हैं। जैसे किसी चीज़ का पास्ट टेंस क्या होता है, किसी लफ्ज़ का पास्ट सिंपल टेंस जो है ना हम देखते हैं कुछ वर्ड्स, और उनका पास्ट सिंपल टेंस जो है ना कौन सा होता है, पास्ट। ठीक है, जो उसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे हम, सेकंड फॉर्म जो है ना उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बेस फॉर्म और पास्ट टेंस। फिर हम आते हैं फॉल फेल, फील फेल्ट, रन रैन, ड्रिंक ड्रैंक, टीच टॉट, लर्न लर्नड, लिसन लिसनड, आर्गू आर्गूड। ठीक है, अब देखें बड़ा सिंपल सा है। आम तौर पे क्या होता है कि जो लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ों में आम अल्फाज में जो जिनमें डिफरेंट अल्फाज ना हो, उनमें जो उनको पास बनाते हुए डी या ई डी हो जाता है। जिस वर्ड के आखिर पे ई आ रहा हो उधर सिर्फ या कोई जो है ना ई आ रहा हो तो उसमें सिर्फ डी का ऐड करते हैं, और जब वर्ड ई ना आ रहा हो तो ई डी का ऐड करते हैं। मगर कुछ दूसरे शरारती वर्ब्स होते हैं जिनमें उनके रूल्स डिफरेंट हैं, जैसे फॉल फेल, फील फेल्ट, रन रैन, ड्रिंक ड्रैंक, टीच टॉट। ठीक है, अब आर्गू लिसन और लर्न जो है इनमें ईडी का इजाफा किया गया है। ठीक है जी, आर्गू में क्योंकि ई आया था आखिर पे, सिर्फ डी इसमें आगे बढ़ाया गया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी इसमें पूरे लेक्चर अपलोड किए में कि पैराग्राफ राइटिंग के आपको ज़रूर आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए, वो उनको पढ़ लें कि कुछ पैराग्राफ्स थे उनमें, आप उनको देख लें कि इनमें पैराग्राफ राइटिंग जो है ना बड़ी इजी है।
अगर आपने, क्योंकि आपके लेवल पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 8 से 10 8 सेंटेंसेस या 6-7 सेंटेंसेस या 8 सेंटेंसेस, 8 से 10 सेंटेंसेस, आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस कोशिश करें, छोटे सेंटेंसेस लिखें, उससे गलतियाँ कम होती हैं, ग्रामर्स की गलतियाँ कम होती हैं। छोटे सेंटेंसेस लिखें, कोई भी टॉपिक है पहले उसको जहन में लाएं और फिर उसके बाद उसमें लिखना शुरू करें। ऐसे नहीं कि खुद ब खुद सोचे बगैर लिखना नहीं शुरू कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। रेहान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ very cheerful and nice. He lives near our house. He wants to be a doctor. We play together in the park every day. He is physically very strong and likes to help others. He is good at studies and always works hard. I like him very much. ठीक है, ये लफ्ज़ जो है ना, आई लाइक हिम वेरी मच, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप लिख लें तो ये एक आपका एक एडिशनल सेंटेंस है। आप कोशिश किया करेंगे हर इस तरह का, जो जब कोई बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फलां चीज़ के बेस्ट टीचर के बारे में, तो ये जुमला जो है आई लाइक हिम वेरी मच, ये ऐड कर देने से आपका एक जुमला बढ़ जाता है और आपकी उसमें खूबसूरती भी बढ़ जाती है। अच्छा, अगर अभी ये बात है हम प्लानिंग एट स्टोरी के बारे में, अगर आपको कहा जाए किसी एक चीज़ के बारे में कोई स्टोरी लिखें, किसी बॉय के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बेसिक्स बताता जाता हूँ कि जी कोई स्टोरी लिखते हुए बेसिक चीज़ों का जिनका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आपको कहा जाए किसी वाक़े के बारे में या किसी अच्छे या बुरे वाक़े के बारे में, तो खुद पहले थोड़ा सा इमेजिन करना है और फिर उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसको लिखने की कोशिश करनी है। आपके लिए ये नहीं है कि आपकी बहुत स्टोरी को बहुत हिट किस्म की कामयाब हो, मगर ये होता है कि आपने स्टोरी में ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं करनी और अपने जहन का ख्याल रखना है कि जो भी टॉपिक आपके पास है उसी से मुतल्लिका सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हम एक लड़के के बारे में भी ऐसे स्टोरी लिख रहे हैं कि जी वो बेचारा अंधेरे से डरता था, उसके बारे में और लिख रहे हैं हम स्टोरी। तो ये बड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक है, आपको कोई भी टॉपिक मिल सकता है कि एक स्टोरी प्लान करें उसके बारे में। तो आप मिसाल के तौर पर मैं एक बॉय के बारे में बताता हूँ कि हु वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ डॉग, और फिर कैसे उसने अपनी जो है ना ये अपनी डर पे काबू कैसे पाया। वंस अपॉन ए टाइम there lived a boy named Bilal. He lived in a small town. He was a very nice and gentle boy. He was afraid of dark. One day at night, he had to go out to bring bread from the shop. He was very hungry but afraid to go out in the darkness. Then he decided that he would go and remember Allah in his heart. He went out and brought the bread. From that day onward, he was never afraid of God, never afraid of dark. Now he trusted in God and became brave. ठीक हो गया जी, ये देखें कितनी मज़े की हमारी स्टोरी। ओके जी, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है क्या, डे एंड नाइट। जो आपका था ना, जो आपका सेकंड चैप्टर था डे एंड नाइट, इसमें सेंटेंसेस मेक करने का एक आप लोगों को होमवर्क या क्लास वर्क मिला होगा, वो मुझे मिला है। मैंने कहा वो रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेने से आपको कोई है नहीं, टाइम नहीं ज़ाया हो रहा आपका, आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको चंद मिनट जो है लगाएंगे, इससे आपको इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। प्लीज़ बी विद मी एंड तक जो है ना ये आप लोग साथ रहें। अगर ज़्यादा मुश्किल हुआ तो एक दो स्लाइड्स के बाद हम ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी एक और कर लेंगे, मगर आपने ये कोशिश करनी है कि इस कम से कम इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपके लिए ये आसानी हो कि जी आपने जो पढ़ा हुआ है वो उसकी रिवीजन हो गई है। लेट्स स्टार्ट। हाइकिंग, हाइकिंग एक लफ्ज़ है जिसका हमने जो है ना इसका सेंटेंस बनाया। आई समटाइम्स गो फॉर हाइकिंग विद माई फादर ऑन संडे। हाइकिंग, आई समटाइम्स गो फॉर हाइकिंग विद माई फादर ऑन संडे, हाइकिंग का हमने एक बनाया है, ठीक है। फिर आ गया मिड नाइट, पीपल आर डीप अस्लीप एट मिड नाइट, ठीक है। पीपल आर डीप अस्लीप एट मिड नाइट, यानी लोग गहरी नींद, आधी रात को गहरी नींद। या एक और जुमला भी मैंने बनाया हुआ कि वंस आई वोक अप एट मिड नाइट ड्यू टू द नॉइज इन आवर स्ट्रीट, ठीक है, ये भी आपका एक हो सकता है। फिर होता है नॉर्मली, येस्टरडे आवर डॉग वॉज नॉट बिहेविंग नॉर्मली,
ठीक है। कई दफ़ा होता है ना कि डॉग्स जो है किसी वजह से बेचारे बीमार होते हैं या घबराए हुए होते हैं, तो दे डोंट बिहेव नॉर्मली। तो आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं, येस्टरडे आवर डॉग वॉज नॉट बिहेविंग नॉर्मली आउटसाइड, वी प्ले क्रिकेट आउटसाइड ऑफ आवर हाउस। ओके, बस अभी दो मोर चीज़ें करेंगे, बस अभी थोड़ा सा और आप लोगों के लिए टाइम है, तो दो चीज़ें और करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम नेक्स्ट जो है ना वीडियो में कर लेंगे अपलोड, ताकि आप लोग ज़्यादा थके ना। ये वाला आपका जो है ना फैक्ट फाइल एक आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है ये वाला, कि यानी कुछ चीज़ें कुछ फैक्ट्स मिले हों उससे आप पैराग्राफ लिखना, या पैराग्राफ लिखे हों तो उनसे आपने कुछ फैक्ट्स फाइंड आउट करना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज़ समझाई गई है, तो ये हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर फैक्ट फाइल है किसी चीज़ के बारे में, एक चीज़ है कोआला बेयर जो है ना, ये इसके बारे में एक फैक्ट फाइल है, इसका हैबिटेट जो है रेन फॉरेस्ट है, एंड टाइप ऑफ एनिमल इज़ मैमल। ये आपको एक फैक्ट फाइल, इसके बारे में 3 चीज़ें मिली हैं। तो अगर आपने इसको पैसेज सा लिखना है एक, तो उसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कोआला बियर इज़ अ मैमल, इट इज़ फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड, इट इज़ ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ न्यूजीलैंड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल। बस ये इतना सा आपने लिखना है, क्योंकि जितने फैक्ट फाइल में चीज़ें हों वही लिखनी है आपने। हमने कुछ चीज़ें न्यूजीलैंड वगैरह के बारे में एडिशनल लिख दी हैं। अब अगर आपके पास आपको नॉलेज हो कुछ चीज़ों के बारे में तो वो आप लिख सकते हैं। जो है ना, अगर ना हो तो कुछ फैक्ट फाइल के साथ ही आप रहते हुए ग्रामेटिकली आपने ग्रामर के हिसाब से जो है ना ठीक ठीक जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि ठीक ग्रामर के हिसाब से जो आपने आपके किए हुए काम वो ग्रामर के हिसाब से ठीक हो। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट है, प्लीज़ अभी ये थोड़ा सा बस एक और रह गया है, आपने ये लास्ट वाली करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। टॉपिक आ गया जी, कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स आ जाएं तो आपको ये मेकिंग सेंटेंसेस और ग्रामेटिकली भी आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है। आपको पता ही है ना, कंपेयर जब दो चीज़ों को आपस में यानी उनको करते हैं तो कंपेयर करते हैं। एक चीज़ को ये दो से ज़्यादा चीज़ों से जब करते हैं तो आप सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ को दूसरी सिर्फ एक दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, कंपैरेटिव है। और एक चीज़ को अगर दो से ज़्यादा चीज़ों से कंपेयर किया जाता है तो आप उसको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं उसकी। ठीक है ना, वर्ब की। मिसाल के तौर पे गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर है डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, successful, more successful and most successful, strong, stronger, strongest, and terrible, more terrible and most terrible. सो ये हमने आज अब कर लिया। आप लोगों को आई विश यू गुड लक इन दी एग्ज़ाम्स। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जी ये चीज़ें जो हमने कही हैं इनको थोड़ा सा ध्यान दे के अगर आपने पढ़ा है, और अगर कोशिश करें अगर नहीं समझ आई तो दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। ये आपके तीनों चैप्टर्स की तकरीबन रिवीजन है, क्योंकि इस वक्त तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा ना। अभी 2 दिन अभी रह जाएंगे, अभी कल के बाद 2 दिन रह जाएंगे जिसमें आप पूरे पूरे चैप्टर्स को पढ़ें। अगर पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर वो नहीं पढ़ सके तो कम से कम इन वीडियोज़ को एक एक दो दो दफ़ा ज़रूर देख लें जो जो इन चैप्टर्स की मुतल्लिक़ा हैं। ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।